गाइस, वेलकम बैक। तो जिस चीज के लिए पिछले 2.5 महीनों से हम लोगों ने अपनी जान लगा दी, जिस चीज का हम लोग इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे, फाइनली वो टाइम हमारा आके जा चुका है। आरसीडी का पेपर फाइनली खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन आई नो 90% आप में से अभी भी प्रेशर कुकर की तरह टेंशन से फट रहे हैं कि मैम इसका आंसर क्या था, इसका कैसे लिखना था, ये आंसर जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं, इसका लिखने का फॉर्मेट यही था, इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट क्या पूछना चाह रहा था, एंड वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। सो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया गया है। दिस वीडियो इज अबाउट पेपर सॉल्विंग, ठीक है। दिसंबर 2019 आरसीडी का जो पेपर आया है उसकी सॉल्विंग कैसे होनी थी, ये वीडियो आगे उसी बारे में है। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड, इस पेपर के बारे में हम लोगों को काफी मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, ठीक है। किसी ने बोला है मैम पेपर्स बहुत ज्यादा टफ थे, किसी ने बोला मैम पेपर बहुत इजी था। नाउ आई वुड से पेपर टफ नहीं था, ठीक है। पेपर टफ तो एकदम भी नहीं था, लेकिन हाँ पेपर इजी भी नहीं था, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो कि बहुत चिंदी सा पेपर था, तो चिंदी पेपर एकदम भी नहीं था, काफी अच्छे लेवल का पेपर सेट हुआ था, ठीक है। बीइंग अ सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट हम लोगों को यही लेवल का पेपर एक्सपेक्ट करना चाहिए था, एंड उसी लेवल का पेपर आया है, ठीक है। आई वुड से कि ये पेपर टफ नहीं था, इजी भी नहीं था, लेकिन ये पेपर ट्रिकी था, ठीक है। ट्रिकी क्यों था? उन्होंने भर भर के हम लोगों को केस स्टडीज दी, एंड एज आई ऑलवेज सेड आरसीडी का पेपर सीधा सीधा नहीं पूछते हैं, राइट। सो एज एक्सपेक्टेड उन्होंने भर भर के केस स्टडीज दी। हम लोगों से एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी ही थी कि वो केस स्टडी का सिनेरियो अच्छे से पढ़ के हम लोगों को एनालाइज करना था और वो प्रोविजन वहां पे लिख देनी थी, ठीक है। इतना ही काम था। ट्रिकी हम लोगों को इसलिए लगा क्योंकि कई सारी केस स्टडीज में उन्होंने हम लोगों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन एज आई ऑलवेज से आरसीडी पास करने के 2 ही तरीके हैं। पहला सब्जेक्ट पे कमांड, दूसरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। सो अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है, आपके कंसेप्ट क्लियर थे, तो पेपर ट्रिकी था पर आप ये पेपर आराम से सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ पेशेंस के साथ ये पेपर एक बार देखने की जरूरत थी, एंड आई कैन से दैट कि आप ये पेपर बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे, एंड आई होप कि आपने किया ही होगा। सो नेक्स्ट 40 मिनट 45 मिनट्स हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये पेपर एक्चुअली सॉल्व होना कैसे था, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चंस कमेंट वगैरह वाले थे जिनको इलैबोरेट करना था, एंड तीसरा पार्ट वाज अबाउट केस स्टडीज, ठीक है। सो मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चंस जो पूछे गए हम लोगों को वो केस स्टडीज में पूछे गए। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह सब नोट्स में डायरेक्टली दिया हुआ था, हम लोग को जैसा का तैसा वहां से उठा के पेपर में लिखना था, दैट्स इट, ठीक है। सो पेपर टफ नहीं था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे पेपर डिस्कशन की तरफ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इसी क्वेश्चन से शुभारंभ किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी, ठीक है। जिस दिन आरसीडी स्टार्ट हुआ था उस दिन से, फर्स्ट डे से आई एम टेलिंग यू कि शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा, एंड जो क्वेश्चंस हम लोगों ने टेस्ट में प्रैक्टिस किए हैं वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया था? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय शेयर होल्डर्स फॉर शेयर होल्डर्स कमेंट एंड एन्यूमरेट एनी 5 प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। नाउ अब अगर आप नोट्स का पेज नंबर 2 एक बार ही देखें, ये देखिए डायरेक्टली यहां पे लिखा हुआ था भाई शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का मतलब, ठीक है। यही जाके एग्जैक्टली हम लोगों को लिखना था कि शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी क्या होता है, एंड शुरू से हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 179 के बारे में। कंपनीज एक्ट का कौन सा प्रोविजन इसके बारे में बात करता है? दैट वाज सेक्शन 179। सेक्शन 179 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स की पावर्स क्लियरली डिमार्केट करता है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर है, शेयर होल्डर्स के पास ये पावर है। क्यों? ताकि शेयर होल्डर्स को कुछ अथॉरिटी मिले। तो सेक्शन 179 के ही 5 प्रोविजन हम लोगों ने उठा के लिख देने थे। बहुत सीधा सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन था। कैसे आपको आता ये? अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छे से रीड करे थे, आई एम श्योर कि आपने ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1B, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कैन रेक्टिफाई मिस्टेक्स in its own order on suo moto basis। अगेन सामने नोट्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। कौन सा चैप्टर मैम? चैप्टर नंबर
4 and 5 मेजरली चैप्टर नंबर 5 से ही पूछा गया था। चैप्टर नंबर 5 में नोट्स में हम लोगों ने क्लियरली ये चीज सुनी थी कि भाई एनसीएलटी हाँ अपना ऑर्डर रिवाइज कर सकती है। कितने दिन में? 2 साल में। 2 साल में वो अपना ऑर्डर खुद से रेक्टिफाई कर सकती है। जहां तक रही बात जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट की, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था सौराष्ट्र कच्छ एक्सचेंज। ठीक है, ये केस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। भाई केस लॉ के फैक्ट्स बहुत सिंपल से थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड करी थी कि जब ट्रिब्यूनल ने कोई चीज गलती करी है तो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स या पार्टीज उसके लिए क्यों भुगते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रिब्यूनल के पास पावर होनी चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक्स खुद रेक्टिफाई कर सकती हो। तो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर वाज यस, एनसीएलटी सुओ मोटो अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर सकती है। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली नोट्स में हम लोगों को दिया था चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, सो अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। Now, very important, a legal compliance program is generally defined as a formal program specifying an organization's policy. Comment briefly. सिर्फ ये एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, ये क्वेश्चन आरसीडी का था ही नहीं, ये क्वेश्चन ड्यू डिलीजेंस से पूछा था। लेकिन आई होप क्योंकि आरसीडी के पहले ड्यू डिलीजेंस का पेपर हमारा हो चुका था, कंप्लायंस मैनेजमेंट वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत ईजी था। हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ कंप्लायंस प्रोग्राम के बारे में बात करनी थी, दैट्स इट। ठीक है, तो जितने लोगों का ड्यू डिलीजेंस अच्छे से प्रिपेयर था उनको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपाउंडिंग अगेन फॉर सिमिलर ऑफेंस। अगेन अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा सीधा पेपर वो आपसे पूछ ही नहीं सकते थे। ठीक है, कंपाउंडिंग के बारे में बार बार हम लोगों ने एक चीज याद रखी, कंपाउंडिंग तो पहली बार वर्ड ही जहां से पढ़ा वहां क्या लिखना था, सबसे पहले कंपाउंडिंग की डेफिनेशन, सेक्शन लिखना हमें यहाँ पे नहीं भूलना था। क्या था? सेक्शन 441 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपाउंडिंग की डेफिनेशन सेक्शन 441। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते हैं, चैप्टर नंबर 5 में। देख लेते एक बार हम लोग ये नोट्स में। ये देखिए, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एज आई सेड, रिलीफ एंड रेमेडीज में सबसे पहला टॉपिक वाज कंपाउंडिंग। डेफिनेशन लिखनी थी हम लोगों ने सेक्शन 245। देन हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नहीं कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था कि वो ऑफेंसेस जो 3 साल में सेम ऑफेंसेस हुए हैं, मान लीजिए आज कोई ऑफेंस हुआ है, इसको हम लोगों ने कंपाउंड कर दिया, यही ऑफेंस अगले 3 साल के पीरियड में वापस होता है तो ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा गया था, कंपनी एंड इट ऑफिसर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपाउंडिंग अगेन फॉर सिमिलर ऑफेंस। एलिसिटेड क्या कर रहा था, कंपाउंडिंग की डेफिनेशन, सेक्शन कौन सी बात होती है, कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है, उसमें से डायरेक्टली ये चीज लिखी हुई थी कि जो ऑफेंसेस ऑलरेडी कंपाउंड हो चुके हैं, सेम ऑफेंस अगर अगले 3 साल के पीरियड में रिपीट होते हैं तो ये ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है। इतना ही हम लोगों ने लिखना था, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस बहुत इजी थे। अब आप लोग बोलोगे मैम क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का सी तो मैम आउट ऑफ सिलेबस था, तो सर आउट ऑफ सिलेबस ये नहीं था, ड्यू डिलीजेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका इनफैक्ट हम लोग पेपर भी दे चुके थे। एंड सीएस में ये हैबिट होती है उनकी कि वो क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, इस सब्जेक्ट का इसमें, इस सब्जेक्ट का इसमें, एक आध क्वेश्चन वैसा आता ही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ड्यू डिलीजेंस में हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ लिए। एंड आपकी किस्मत अच्छी थी कि ड्यू डिलीजेंस का पेपर आरसीडी के पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो वहां हम लोग पढ़ के आए थे, तो ये क्वेश्चन भी टफ नहीं था। तो यहाँ के 20 मार्क्स हमारे कहीं नहीं गए। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 कुछ लोगों को नहीं आया तो उनका क्वेश्चन नंबर 2A बहुत इजी था।
कुछ लोगों को क्वेश्चन नंबर 3A नहीं आया, बट क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने प्रॉपरली अटेम्प्ट किया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3A में ही सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहीं पे आपके कंसेप्ट्स उन्होंने चेक करने की बराबर कोशिश करी है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पे, मिस्टर नारायणन वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ABC लिमिटेड एंड हिज वाइफ मिसेस कायका वॉज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। भाई यहाँ तक ठीक है, कंपनी के 2 डायरेक्टर्स की बात हो रही, मिस्टर नारायणन एंड मिसेस कायका, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। कंपनी और डायरेक्टर्स के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चालू की गई। मिस्टर नारायणन डाइड व्हाइल द प्रोसीडिंग्स वर पेंडिंग। Subsequently, Mrs. Kaika was impeded as an accused in the proceeding after his death. She filed an application in High Court अंडर सेक्शन 204। अब ये सेक्शन 204 क्या है? सेक्शन 204 हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, अबाउट समन्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भाई कोई भी सूट फाइल होता है, आपको समन्स इशू करना बहुत जरूरी है। समन्स क्या था? कोर्ट का नोटिस कि भाई आपके अगेंस्ट एक सूट फाइल हुआ है, आप आओ और कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना। यहाँ पे बात क्या हो रही? वुड हाई कोर्ट ग्रांट रिलीफ टू मिसेस कायका ऑन दिस ग्राउंड। व्हाट ग्राउंड? कि मिसेस कायका को 204 के अंदर समन्स इशू ही नहीं किए गए, ठीक है। अगेन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, समन्स इशूड टू कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कॉर्पोरेट बॉडीज यानी कि कंपनीज को समन्स इशू किए जाते हैं तो वो यूजुअली कंपनी के नाम पे होते हैं, नहीं तो सेक्रेटरी या डायरेक्टर के नाम पे होता है। अब इस केस में फैक्ट साइलेंट थे कि किसके नाम पे इशू किया गया, तो हम लोगों को 2 सिनेरियो लिखने थे। पहला सिनेरियो कि अगर समन्स कंपनी के नाम पे इशू करे गए थे, ठीक है, अगर समन्स कंपनी के नाम पे इशू करे गए थे तो नहीं, हाई कोर्ट रिलीफ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मिसेस कायका हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, दोनों ही कंपनी के अंदर आते हैं इनको अलग से इशू नहीं किया जाएगा। अगर स्पेसिफिकली डायरेक्टर को नोटिस गया था तो हाँ, मिसेस कायका को भी नोटिस जाना चाहिए और हाई कोर्ट रिलीफ दे देगा। सो 2 सिनेरियोज अज्यूम करके हम लोगों को ये आंसर लिखना था, ठीक है। चलिए सेकंड का बी, The Board of Directors of BG Private Limited made an application to the Registrar of Companies under Section 248(2) of Companies Act, ठीक है, for removal of the name of the company। अच्छा, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं? What penalties can be levied under Companies Act 2013 for such an application? अब देखिए उन्होंने आपके साथ खेल क्या किया, ऊपर के क्वेश्चन में इतना बड़ा सिनेरियो दे दिया कि बच्चा ये सोचने पे मजबूर हो गया कि 248 था क्या, कंपनीज एक्ट का 248 था क्या, ठीक है। हम लोग ये सोचने में मजबूर हो गए, जबकि हमको फोकस कहाँ करना था? पेनल्टी पे। हम लोगों को वहाँ फोकस ही नहीं करना था, हमको फोकस करना था पेनल्टी पे। तो ये था आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन था, पेशेंस था, तो आपको समझता। वो ध्यान पेनल्टीज पे दे रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है ये ऊपर पूछने का, ठीक है। वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। एंड पेनल्टीज के बारे में चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था। बस वही पेनल्टी हम लोगों को उठा के लिख देनी थी। क्या? कि पेनल्टी सबसे पहले क्या होती है, कैसे हम लोग लिवाई करते हैं, एडजुडिकेशन का क्या प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट, पेनल्टी अगर कहीं पे नहीं दी गई हो और वापस वो ऑफेंस रिपीट किया गया हो तो पेनल्टी क्या होती थी? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी स्पेसिफाइड। बस इतना ही चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा था। नोट्स में डायरेक्टली ये चीज भी हम लोगों ने देखी थी, वही उठा के हम लोगों को वापस वहां पे लिख देनी थी। कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ उन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जो आई गेस आप में से काफी लोग हो गए हो, ठीक है। लेकिन स्टिल पेनल्टीज के बारे में काफी लोगों ने लिखा होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। ये रहा हमारा पेनल्टीज चैप्टर नंबर 4, यही उठा के बस पूरा हम लोगों को यहाँ पे लिख देना था, यही इसका आंसर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। Mrs. Meera was the managing director of ME India Private Limited. During her tenure, she sold few properties of the company and cleared all the registered mortgages. Now, very important, ध्यान से देखिए. She also diverted company's fund of rupees 50 lakhs to her bank account and diverted another 10 lakh to pay off discharge of housing loan of her daughter. Later, winding up proceedings were initiated against the company. ये facts से समझ में आ गया easily, कोई problem नहीं हुई. प्रॉब्लम कहाँ हुई? कैन दी लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी कमेंस प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिसेस मीरा एंड हर डॉटर इन दीज सर्कमस्टेंसेस। नाउ
बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। इंस्टीट्यूट ने वेरी स्मार्टली चैप्टर नंबर 7 का केस लॉ वो उठाया, उसका नाम चेंज किया, वही सेम फैक्ट्स उठा के यहाँ पे रख दिए। चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने एक कंसेप्ट बहुत एम्फसाइज करके पढ़ा था, डाइवर्टिंग फंड्स ऑफ द कंपनी। बहुत एम्फसाइज करके शुरू से लेके एंड तक चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया था। एंड एक ही केस लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, वही सेम केस लॉ उठा के उन्होंने फैक्ट्स भी चेंज नहीं किए, सिर्फ नाम चेंज करके जैसा का तैसा वहां दे दिया। चैप्टर के एकदम एंड में दो टॉपिक हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े थे, डाइवर्टिंग फंड्स ऑफ द कंपनी एंड डाइवर्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है, डाइवर्टिंग फंड्स में जो हम लोगों ने केस लॉ पढ़ा था उसके फैक्ट्स एकदम सेम थे। उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि भाई अगर कंपनी की प्रॉपर्टी आपने बेच के अपनी बेटी के मॉर्गेज को पे करने में लगा दिया है तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। ठीक है, फोडार कंपनी थी, शीन उसकी डायरेक्टर थी। यहाँ पे क्या किया, बस कंपनी का नाम और डायरेक्टर का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, फैक्ट सेम है। इसमें भी मैनेजिंग डायरेक्टर ने कंपनी की प्रॉपर्टीज बेची और वो पैसा जो मिला उससे अपनी बेटी के मॉर्गेजेस को पे ऑफ कर दिया। नाउ क्या लिक्विडेटर इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स कमेंस करा सकता है? जी हाँ, करा सकता है। कंपनी के अगेंस्ट भी नहीं, नॉट अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट द डायरेक्टर और उसकी बेटी के अगेंस्ट भी। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं था यहाँ पे, सेम सेम। आप देखिए केस लॉ, सेम केस लॉ उठा के उन्होंने वहां पे पटक दिया। वेरी स्मार्टली उन्होंने सिर्फ लोगों के नाम चेंज किए हैं, दैट्स इट। कुछ भी यहाँ पे नया नहीं था। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ के ही आए थे। यहाँ पे आई गेस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी। मिसेस पी होल्ड्स 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ जीटा लिमिटेड। शी मेड एन एप्लीकेशन थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ 300 इक्विटी शेयर्स इन फेवर ऑफ मिसेस एच। ठीक है, सो मिसेस पी कौन हो गई हमारी? ट्रांसफरर। एंड मिसेस एच कौन हो गई हमारी? ट्रांसफरी। ठीक है, यहां तक का सिनेरियो क्लियर है। एक चीज और जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली यहां ध्यान देनी थी, कंपनी का नाम क्या था? जीटा लिमिटेड। तो कंपनी कौन सी कंपनी थी? पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं थी। ये भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच था। नाउ आगे बढ़ते हैं। जीटा लिमिटेड रिफ्यूज टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ मिसेस एच, स्टेटिंग दैट शी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय द बैंक्स। What are the rights available to Mrs. H under Companies Act for refusal? Again a direct question. चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्लियरली एक चीज पढ़ी थी भाई, एक कंपनी पब्लिक कंपनी, दूसरी प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी में अगर कंपनी ने रिफ्यूज किया रजिस्ट्रेशन तो वो 30 डेज में हमें कम्युनिकेट कर देगी। उसने कम्युनिकेट कर दिया, अगर हम कंपनी के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो ऑब्वियसली अपील फाइल कर सकते हैं। कौन? सिर्फ ट्रांसफरी। सिर्फ ट्रांसफरी अपील फाइल कर सकता था, ट्रांसफरर नहीं। तो मिसेस एच के राइट्स आपसे पूछे थे, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सीधा क्वेश्चन था। इससे ज्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन वो आपसे पेपर में नहीं पूछ सकते थे। क्या लिखना था हम लोगों ने कि मिसेस एच के पास कोई राइट है? जी हाँ, डेफिनेटली है। कम्युनिकेट हुआ जिस दिन ऑर्डर, उस दिन से 60 डेज के अंदर अंदर वो एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर सकती है। लेकिन ये कौन कर सकता है? सिर्फ मिसेस एच। क्यों? क्योंकि मिसेस एच ट्रांसफरी है। ठीक है, ये राइट हम लोगों ने देखा था सिर्फ ट्रांसफरी को ही मिला था। तो इतनी ही इसमें हम लोग को समझना था। कैच सिर्फ ये था कि वो बात पब्लिक कंपनी की हो रही थी, प्राइवेट कंपनी की नहीं। ठीक है, सो जिन्होंने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी का प्रोसीजर लिखा है वो एब्सोल्युटली गलत है। हम लोगों को यहाँ पे पब्लिक कंपनी का प्रोसीजर लिखना था। सो कैच वाज जीटा लिमिटेड। जिनको ये बात समझ में आई उनका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, हद से ज्यादा इजी क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल केस स्टडीज भर भर के उन्होंने दी, कंसेप्ट हमारे क्लियर थे, हम लोगों को ये उठाना था, प्रोविजन लिखनी थी, दैट्स इट, आंसर खत्म। ठीक है, चलिए सबसे पहला, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इम्पोज अ पेनल्टी अंडर द प्रोविजंस ऑफ फेमा। कहाँ पढ़ा था ये हमने? चैप्टर नंबर 5 में। बार बार हम लोगों ने एक ही चीज रिवाइज करी थी, अपील्स, है ना? अपील्स अंडर कंपनीज एक्ट, अपील्स अंडर सेबी, अपील्स अंडर फेमा।
ट्रिक अपील्स याद करने की हम लोगों ने क्या याद रखी थी? हम लोगों ने याद किया था कि भाई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से अपील जाती है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स के पास, इनके पास से अपील जाती है एपेलेट ट्रिब्यूनल, एंड यहां से अपील जाती थी हाई कोर्ट। ठीक है, यही चार्ट के थ्रू हम लोगों ने सब याद किया था, यही चार्ट जाके हम लोगों को वहां पूरा लिख के आना था। ठीक है, यहां कितना दिन था? 45, 45, 60, 60। हाई कोर्ट के पास अपील कब कर सकते थे? व्हेन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इतना ही हम लोगों को पेपर में लिखना था। अगेन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ भी टेढ़ा इसमें नहीं था। नाउ एडवाइस दी कंपनी, क्या एडवाइस करेंगे हम लोग कंपनी को कि भाई उसके ऑर्डर के अगेंस्ट कहाँ जाओ? और स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स। स्पेशल डायरेक्टर ऑफ अपील्स के ऑर्डर से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे? एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। कब? हाई कोर्ट आप सिर्फ तभी जा सकते हो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, सो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी बार बार हम लोग क्लास में समझे थे कि अपील्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एक नहीं अपील्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, एक शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी आएगा ही आएगा, एक मीडिएशन एंड कंसिलिएशन से आएगा ही आएगा, तीसरा अपील से आना ही आना था, तो अपील से 2 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, बहुत प्रिडिक्टेड पेपर था, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, एंड बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेवरल लार्ज कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड वाइड नो लॉन्गर एग्जिस्ट टुडे एज दे नेग्लेक्टेड द बेसिक रूल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगेन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने एक कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ा था, ERM, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट। बस कुछ नहीं करना था, एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट नोट्स में डायरेक्टली दिया हुआ था, जैसा का तैसा उठा के वहां पे छापना था। ठीक है, उतना ही इसमें लिखना था, और कोई भी रामायण या महाभारत हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। PSU बैंक लिमिटेड, अ पब्लिक सेक्टर बैंक, हैज डिटेक्टेड अ फ्रॉड बीइंग कमिटेड। सबसे प्यारा चैप्टर हमारा फ्रॉड। ठीक है, अगेंस्ट वन ऑफ इट्स लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर्स द एलिज्ड फ्रॉड सीम्स टू हैव बीन परपेट्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पूछना क्या चाह रहा था? अ फॉरेंसिक ऑडिट वाज ऑर्डर्ड टू एग्जामिन द डिटेल्स ऑफ सच ट्रांजैक्शंस। Meanwhile, the central government has asked the CBI to investigate the fraud. Again, very tricky question. हम लोगों ने क्या समझा भाई? फॉरेंसिक ऑडिट की बात करना चाह रहा। हम लोगों ने क्या समझा? आउट ऑफ सिलेबस। फॉरेंसिक ऑडिट तो RCD में था ही नहीं। लोगों ने क्या समझा? ड्यू डिलीजेंस उठा के फॉरेंसिक ऑडिट पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने समझा भाई फॉरेंसिक ऑडिट भी नहीं, फ्रॉड पूछने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं गधो, ना वो फॉरेंसिक ऑडिट ना वो फ्रॉड, ये दोनों में से वो कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। वो पूछना चाह रहे थे कि सीबीआई की प्रोविजंस क्या होती हैं। अब आप लोगों ने देखा उन्होंने क्या ट्रिक करने की कोशिश करी। जो लोग जल्दी में थे, जिन्होंने बड़ी में क्वेश्चन पढ़ा है, उन्होंने एक गलती कॉमन करी है। क्या? या तो फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में लिख के आए हैं या फ्रॉड के बारे में। पूछ क्या रहा था? इन दोनों में से कुछ भी नहीं। वो आपसे पूछ रहा था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कहाँ पढ़ा था भाई? चैप्टर नंबर 3 रेगुलेटरी एक्शन में डायरेक्टली एक पूरा हम लोगों ने बक्सा पढ़ा है सीबीआई के बारे में। क्या पढ़ा था कि भाई सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है सिर्फ यूनियन टेरिटरी के अंदर। वो स्टेट गवर्नमेंट में कब इन्वेस्टिगेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के साथ। नाउ स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन कब नहीं लगती है? जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हो। लेकिन क्या वो आपसे ये पूछ रहा था क्वेश्चन में? जी नहीं, वो ये भी नहीं पूछ रहा था। वो पूछ रहा था कि ये वाला केस सीबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो सीबीआई के हम लोगों ने 3 डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ा था। एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस। इकोनॉमिक ऑफेंस इसका आंसर था। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इकोनॉमिक ऑफेंस जो डिपार्टमेंट है सीबीआई का, वो फ्रॉड, फॉर्जरी या ऐसे बड़े बड़े इकोनॉमिक केसेस से डील करता है। ठीक है, वहीं हम लोगों को सिर्फ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग एक्सप्लेन करके आना था। ठीक है, तो जो इस बात पे कंफ्यूज हो गया कि भाई फॉरेंसिक ऑडिट पूछ रहा है या फ्रॉड पूछ रहा है, तो भाई दोनों में से कुछ भी नहीं पूछ रहा था, वो आपसे सीबीआई पूछ रहा था। सीबीआई में भी स्पेसिफिकली इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। बहुत ही सीधा क्वेश्चन था, बट जिन्होंने अपना पेशेंस लूज किया, जो बहुत जल्दी में थे, घाई में थे, उनका ये आंसर गलत हुआ है। जबकि आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत स्ट्रेट था, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी था। ट्रिक क्या थी कि भाई लोगों को बेवकूफ बनाओ, फॉरेंसिक ऑडिट और फ्रॉड जैसे वर्ड्स यूज करके। बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि वो सीबीआई पूछने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। सो क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट था, इट्स जस्ट दैट जिसने आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ा है उसने इजीली और सही आंसर के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितनों ने अच्छे से इजीली प्यार से एंड करेक्ट सॉल्व किया है, आपके आरसीडी के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर थे एंड यस आपका सब्जेक्ट पे कमांड था। अब देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा था आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो हम लोगों को इमीडिएटली डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया करिए। वो जो एंड के आधे घंटे बचते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चंस पे दिमाग लगाया करिए कि कौन से सिनेरियो की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ भाई, मिस्टर जी एक कंपनी सेक्रेटरी था। ठीक है, मिस्टर अल्मोड़ा को एक कंपनी स्टार्ट करनी थी, तो ये मिस्टर जी के पास आए एडवाइस लेने के लिए कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। ठीक है, जी ने अल्मोड़ा को बताया कंपनी ऐसे ऐसे इनकॉर्पोरेट करते हैं एंड अल्मोड़ा ने इसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब अल्मोड़ा ने जब मिस्टर जी को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए तो मिस्टर जी जो कंपनी सेक्रेटरी था उसको समझ में आया कि अल्मोड़ा ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो गलत डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं, मिस्टर जी आपसे पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, पते होते हुए भी कि डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं वो गलत हैं, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई? फॉर्जरी का केस था, इंडियन पीनल कोड में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या होता भाई? गलत डॉक्यूमेंट्स देना। ठीक है, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो तो वो होता है फॉर्जरी का केस। नाउ कंपनी सेक्रेटरी को क्या इनकॉर्पोरेशन करना चाहिए था? जी नहीं। कंपनीज एक्ट बोलता है कि अगर आपको पता है कि कोई फ्रॉड कर रहा है और आप उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो यू आर ऑल्सो इक्वली गिल्टी। तो हमारी एडवाइस क्या थी? पहला तो हमें फॉर्जरी का प्रोविजन समझाना था, दूसरा हमें कंपनीज एक्ट का प्रोविजन समझाना था कि फ्रॉड जो कर रहा है और जो करवा रहा है दोनों ही इक्वल है। कंपनी सेक्रेटरी अगर इनकॉर्पोरेट करवाता है तो वो भी गिल्टी माना जाएगा। तो एडवाइस क्या थी? जी नहीं, उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करनी चाहिए। जब उसको पता है कि डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, फॉल्स हैं, उसको कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करनी चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन वॉज ट्रिकी, ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा दिमाग यूज करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, जिनके कंसेप्ट्स बैंग ऑन क्लियर थे, जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड था और जिन्होंने पेशेंस के साथ एक बार ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है, उन्होंने ये क्वेश्चन डेफिनेटली आधा तो पार कर ही लिया होगा। ठीक है, आधा तो उन्होंने क्रॉस कर लिया होगा। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को नहीं याद आया होगा फॉर्जरी है, लेकिन एटलीस्ट कंपनीज एक्ट का ये सेक्शन आपको डेफिनेटली पता होगा कि नहीं, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवा सकता है, वो भी फ्रॉड के अंदर गिल्टी मान लिया जाएगा। ठीक है, सो यस ये क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग हम लोगों को ज्यादा लगाना था, लेकिन अगेन आई होप कि आधा तो बहुत लोगों ने क्रैक कर लिया, सिर्फ फॉर्जरी वाला पार्ट हम लोगों को समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ऐसा है सेड, कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3A अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 3A के कंपैरिजन में क्वेश्चन नंबर 3 वाज डेफिनेटली इजी। ठीक है, 3 बहुत इजी था बजाय क्वेश्चन नंबर 3A के। तो जिन्होंने 3A भी अटेम्प्ट किया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, वेरी गुड। जिन्होंने 3 अटेम्प्ट किया है, बहुत ही सीधे क्वेश्चन पूछे थे, तो आई गेस इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला बात कर रहा था, PQ लिमिटेड वॉज अ कंपनी लिस्टेड इन XYZ स्टॉक एक्सचेंज। एक कंपनी XYZ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी, स्टॉक एक्सचेंज ने उसको डीलिस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। आपसे सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि सेबी ने जो ऑर्डर दिया है उसके अगेंस्ट आप कुछ कर सकते हो? जी हाँ, कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हैं। कहाँ पढ़ा था? अगेन चैप्टर नंबर 5, बहुत ही सीधा क्वेश्चन। क्या था अपील्स में? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 3 एक्ट्स, कंपनीज एक्ट, सेबी एंड फेमा। कंपनीज एक्ट का NCLT, NCLAT एंड सुप्रीम कोर्ट, सेबी का बार बार हम लोगों ने ये चीज जबान पर रट के गए थे। 3 डिब्बे भी हम लोगों ने इसके लिए याद करे थे कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या सेबी के अगेंस्ट अपील जाती है सैट, यहां से सुप्रीम कोर्ट। कितने दिन में? 60 डेज में। सैट के पास 45 डेज में। बस यही हम लोगों को लिख के आना था एंड प्रोसीजर समझाना था। प्रोसीजर क्या था? सारी अथॉरिटीज के लिए हम लोगों ने सेम प्रोसीजर याद किया था। 3 पॉइंट्स हम लोगों ने याद ही कर लिए थे, ट्रिक की तरह समझ लिए थे, वही 3 पॉइंट्स हम लोगों को छाप के आने थे। अब मैम ये 3 पॉइंट्स क्या थे? पहला वॉज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, भाई दोनों को अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है।
दूसरा था कि या तो वो ऑर्डर मॉडिफाई कर सकता है, कंफर्म कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। तीसरा था कि ऑर्डर की कॉपी दोनों लोगों को जाके देनी जरूरी है। बस इतना सा ही क्वेश्चन था। कंफ्यूज हम लोग कहाँ पे हो गए कि मैम डीलिस्टिंग पूछ रहा है। नहीं बाबा, डीलिस्टिंग नहीं पूछ रहा था, आपको सिर्फ क्वेश्चन आराम से समझना था। वो डीलिस्टिंग नहीं, वो आपसे अथॉरिटीज पूछ रहा था कि अगर सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया है तो क्या हम उसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं या हमें वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना है। ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, सेबी के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं। सीधा क्वेश्चन था, सिर्फ समझने की जरूरत थी कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। थिंकिंग स्टार लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। क्या पूछना चाह रहा था यहाँ पे हमसे? However, due to paucity of time, the company went ahead and funded its operation by issuing shares to a friend of Mr. XY, the managing director of the company, on private placement basis. Now, private placement के बारे में कुछ लिखना था क्या? जी नहीं, एकदम भी private placement के बारे में कुछ भी नहीं लिखना था। आराम से क्वेश्चन आगे पढ़ना था। क्या है आगे क्वेश्चन? The company failed to comply with the provisions of the Companies Act 2013. Mr. XY was not willing to act unless there was any notice from the regulator. Mr. S, the corporate advisor to the company, suggested Mr. XY to compound the offence. Again, क्या ट्रिक हम लोगों ने याद करी थी? कंपाउंड के बारे में जहां बात हो रहा, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या लिखना था? कंपाउंडिंग की डेफिनेशन, एंड दूसरा हम लोगों को क्या लिखना था? सेक्शन। पहले तो हम लोग को यही लिख देना चाहिए था, बाद में हम लोगों को प्रोविजन पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा। वो हमसे पूछ रहा कि मिस्टर एस ने एडवाइस किया कि कंपनी को कंपाउंडिंग में चला जाना चाहिए। क्या वो एडवाइस सही है? डेफिनेटली सही है। हम लोग शुरू से पढ़े बाबा कि कोई भी प्रोसीडिंग से एनी टाइम बेटर है कि आप कंपाउंडिंग में चले जाओ। तो अगर आपके पास कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करने की अपॉर्चुनिटी है तो हाँ भाई, एडवाइस एकदम सही है। हम भी मिस्टर एक्स वाई को यही एडवाइस करेंगे कि आप कंपाउंडिंग के लिए आगे बढ़ो। लेकिन फिर हम लोगों को आगे क्या लिखना था? कंपाउंडिंग होता क्या है, कौन से सेक्शन के अंदर कंपाउंडिंग हो सकती है, एंड कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं। नाउ क्या ये ऑफेंस कंपाउंडेबल है? डेफिनेटली अगर उसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों होगी तो वो कंपाउंडेबल है। ठीक है, सो अगेन कंपाउंडिंग के बारे में बात हो रही थी। तीसरा क्वेश्चन पूरे पेपर का सबसे इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जिसने गलत किया है उसका कंसेप्ट और कमांड कुछ भी पेपर में नहीं था। भाई आप कहाँ लॉस्ट होके पेपर दे रहे थे? बिकॉज ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा हम लोगों ने रटा है। ये क्वेश्चन हमारे टिप्स पे था, तो ये क्वेश्चन तो जिसको पेपर में दिखा होगा सबसे पहले आपको यही लिख देना चाहिए था। क्या है भाई? हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स। क्या था? रट के गए थे हम लोग पूरा। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट सेशन जज, सेशन जज के बाद हाई कोर्ट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 3 years या 10,000, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 7 years, असिस्टेंट सेशन जज 10 years। 10 years के ऊपर कोई भी इंप्रिजनमेंट था तो वो सेशन जज से अपील कहाँ फाइल होती थी? हाई कोर्ट। जैसा का तैसा छाप के लिख के आना था, इसमें कहीं कोई गलती हो ही नहीं सकती थी। अगर हमें याद था तो हमारा पूरा 5 मार्क्स हमारे हाथ में है। नेक्स्ट 4 मार्क्स, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस्टर क्रिश, a resident of Mumbai, is a friend of Mr. Parth who stays in Manali. As Mr. Parth did not have much exposure and information about personal finance and investment options in Manali, he trusted his friend, ठीक है, and for his investments. As per this agreement, Mr. Parth remitted rupees 1 lakh to Mr. Krish. मिस्टर क्रिस्ट को मिस्टर पाथ ने 1 लाख रुपए दिए इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी और उन्होंने अपने फ्रेंड को ट्रस्ट करके 1 लाख रुपए दे दिए कि भाई तू 1 लाख रुपए अच्छे से इन्वेस्ट कर देना। अब मिस्टर क्रिश ने क्या किया? मिस्टर क्रिश ने ये 1 लाख रुपए अपनी कंपनी में लगा दिए। ठीक, फैक्ट्स एकदम क्लियर थे। डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या नहीं हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई आपको अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल मिला है, ठीक है, एंड आप उस प्रॉपर्टी का मिस यूज करते हो विद रॉन्ग इंटेंशन, देन डेफिनेटली इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पे भी क्या हुआ? पार्थ ने अपने 1 लाख रुपए क्रिश को पूरे ट्रस्ट के साथ दिए थे। ठीक है, क्या करना था? 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना था आगे। इसने क्या किया? अपनी कंपनी में लगा दिया। तो क्या उसने ट्रस्ट को ब्रीच किया? जी हाँ। क्या उसकी इंटेंशन सही थी? जी नहीं। तो क्या ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? एब्सोल्युटली यस। क्या करना था? यस, दिस इज द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
देन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 405 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इंग्रेडिएंट्स लिखने थे एंड पनिशमेंट, बस, ठीक है। डेफिनेशन, सेक्शन, इंग्रेडिएंट्स एंड फोर्थ वाज पनिशमेंट। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगेन एंड अगेन हम लोगों ने क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि चीटिंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में से एक ना एक आएगा ही आएगा। एंड आप अपनी किस्मत देखिए, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों ही पेपर में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग 3A पे। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अल्फा लिमिटेड कुड नॉट कंडक्ट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, due to some internal and operational issues. In the current year also, company could not conduct its AGM within the stipulated time. Now, what would be the perennial provisions for such default? कुछ नहीं करना था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, अभी हम लोग पेनल्टी के बारे में भी पीछे देख के आए। क्या करना था कि भाई जहाँ पे पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं होती है वहाँ पे पेनल्टी कितनी होती है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी गिवन। एजीएम के लिए हम लोगों को 1 लाख रुपए देना पड़ता है। 1 लाख, अगर वापस वो ऑफेंस रिपीट होता है तो मतलब ट्वाइस, तो कितना देना था भाई, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हम लोगों को भरना था एज अ पेनल्टी। तो बहुत ही लॉजिकल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर था, अगर आपको ये पता था कि जहाँ पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है वहाँ सेम ऑफेंस अगर आप दूसरी बार करते हो तो पेनल्टी डबल हो जाती है, उनको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो हमारे हाथ का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, यहाँ तो हमारे मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Informatica Limited, a public limited company, was incorporated under the Companies Act 1956. आधे बच्चे तो यहीं घूम गए, कंपनीज एक्ट 1956 की बात कर रहा है, हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, कंपनीज एक्ट 2013। भाई पढ़ो तो आगे क्या लिखा है। During the financial year ended March 31st, 2019, the company made a contribution of ₹50 lakhs to a local political party. Now, yes, ये क्वेश्चन एक कंपनी लॉ का क्वेश्चन था। तो जिसको कंपनी लॉ की थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी वो ये सॉल्व कर सकता था। जो नहीं कर पाए एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। ये क्वेश्चन आरसीडी से नहीं था, ये कंपनी लॉ का बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब बेसिक क्वेश्चन बात क्या हो रही, वो बोल रहे हैं कि कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पार्टी को आप 7.5% का ही कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, वो भी 7.5% काय का, पिछले 3 साल का नेट एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसका 7.5% ही आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूट किया, 9%। तो वो हमसे पूछ रहा है, इज द कंपनी कंप्लाइंट विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? एब्सोल्युटली नो। क्यों? क्योंकि हम लोग 7.5% दे सकते हैं, इन्होंने कितना दे दिया, 9। इफ नॉट व्हाट वुड बी द पीनल प्रोविजंस फॉर सच एन एक्ट? यहाँ पे हम लोगों को पनिशमेंट थी 6 months इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, ठीक है। जो कोई ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। 4 मार्क्स ही शायद हमारे गए हैं, कंप्लीटली फाइन। 96 का पेपर तो भी हम लोगों ने आराम से बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट, जिन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। आपकी कंपनी लॉ की नॉलेज अगर अच्छी थी तो आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे, बट जिन्होंने नहीं किया, दिल छोटा करने की कोई भी बात नहीं है, इट्स कंप्लीटली ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस रेखा वॉज वर्किंग एज ग्राम सचिव फॉर 10 ग्राम पंचायत, ठीक है। शी वॉज अ ट्रस्टेड पर्सन ऑफ द लोकल विलेजेस एंड दे रिस्पेक्टेड her. Miss Rekha collected a sum of rupees 5 lakh from 50 villages. ठीक है भाई. Later it was found that she did not deposit the money into government treasury. Now, when they come to know of the misappropriation done by her, they wanted to file a case. अब जब उनको समझ में आया कि रेखा ने प्रॉपर्टी के साथ मिस अप्रोप्रिएट किया है, वो केस फाइल करना चाहते थे। आपसे पूछ रहा है कि क्या रेखा के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है? भाई मिस अप्रोप्रिएशन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगेन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब आपको किसी प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल या डोमिनियन दिया जाता है एंड आप उसको मिस अप्रोप्रिएट करते हो, गलत इंटेंशन के तहत गलत तरीके से यूज करते हो, जिस तरीके से यूज करने के लिए बोला गया था वैसे यूज नहीं करते हो एंड आपकी इंटेंशन गलत है, देन यस डेफिनेटली यू आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इस क्वेश्चन में भी रेखा को 5 लाख रुपए जमा दिए गए थे। किस चीज के लिए?
भाई रेखा को 5 लाख रुपए दिए गए थे गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने लिए खुद के लिए वो यूज कर लिया। तो सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं। क्या? सबसे पहला कंट्रोल, तो हाँ 5 लाख रुपए उसके हाथ में दिए गए थे। देन मिस अप्रोप्रिएशन, ऑब्वियसली मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। क्या करने को बोला गया था? गवर्नमेंट के पास देने को बोला गया था, इन्होंने क्या किया? अपने पास ले लिया। देन क्या इंटेंशन गलत थी? जी हाँ, डेफिनेटली इंटेंशन गलत थी। कोई शुद्ध इंटेंशन के साथ तो अपने पास पैसा रखेगी नहीं कि भाई हम इन लोगों को इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देंगे, है ना। सो बहुत प्रिज्यूम्ड बात थी ये बात कि हाँ इंटेंशन गलत थी। तो क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? हाँ है। तो आपसे ये पूछ रहा था क्या कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है? जी नहीं, आपसे पूछ रहा था कि केस फाइल कर सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे यस ऑब्वियसली हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। किस चीज का केस फाइल करेंगे? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा ही है, वही जैसा का तैसा हम लोगों ने यहाँ पे लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Mr. A sold goods to Mr. B amounting to rupees 1 crore. Mr. B was delinquent in payment after repeated follow-ups. He issued a check for the said amount to Mr. A. The check was not honored and Mr. A filed a check bouncing case against Mr. B. The court issued summons to Mr. B. Later, Mr. A wanted to withdraw the case. Will magistrate permit Mr. A to withdraw the case at this stage? भाई सीधे सीधे फैक्ट्स हैं कि उन्होंने केस फाइल किया था लेकिन अब उनको केस आगे नहीं बढ़ाना है, क्या वो विड्रॉ कर सकते हैं? वो अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, नोट्स में हम लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा था, विड्रॉ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, जब तक मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर नहीं आया है उससे पहले आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन पहला तो आप विड्रॉ कर सकते हो, दूसरा मैजिस्ट्रेट को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या वैलिड ग्राउंड्स हैं केस विड्रॉ करने के। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड कि हाँ आपके पास वैलिड ग्राउंड्स हैं तो यस आप केस विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, चैप्टर नंबर 7 से ये क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट समन्स। ठीक है, जो हम लोगों ने समन्स वाला पूरा प्रोसीजर पढ़ा था उसमें ये एक पैराग्राफ में दिया गया था नोट्स में, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आएगा हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन सारे खत्म हो गए, 4th क्वेश्चन से हमारे सारे कंपलसरी क्वेश्चन थे, तो ये तो हम अटेम्प्ट करने ही करने थे। ठीक है, एंड लकीली क्वेश्चन नंबर 6 तो पूरा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन वाज वेरी इजी, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का ए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कैन अ कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर सुओ मोटो अगेंस्ट मिस्टर जॉली बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट्स। पहली बात, कोर्ट तो कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकता। क्या पूछ रहा, क्या कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता? जी नहीं, एकदम नहीं ले सकता। कौन लेगा कॉग्निजेंस? एनसीएलटी लेगा भी, तो कौन लेगा? एनसीएलटी। ऐसे ही कॉग्निजेंस ले लेता क्या? नहीं बाबा, इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद कॉग्निजेंस लेते हो। लेकिन उनका पूछने का मकसद क्या था कि क्या कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है? जी नहीं, कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। कॉग्निजेंस एनसीएलटी ले सकती है। सुओ मोटो ले सकती है कि अपने आप से ले सकती है कि बिना कंप्लेंट फाइल करे? डेफिनेटली ले सकती है, लेकिन कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, थोड़ा सा ट्रिकी था, कंसेप्ट समझने की जरूरत थी, आंसर अदरवाइज बहुत स्ट्रेट था। नेक्स्ट, ग्रीनरी लिमिटेड, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, Mr. Pond was the vice president and was authorized by the board of directors of the company to be in charge of the factory operations. Mr. Pond के पास क्या था? फैक्ट्री का पूरा काम कौन संभाल रहे थे? मिस्टर पॉन्ड। Now, as the factory was located on seashore, the company was subject to provisions of environment laws. भाई हर कंपनी को डिफरेंट रेगुलेशंस, डिफरेंट रूल से कंप्लाई करना पड़ता है। ये सब रेगुलेशन हम लोगों ने ड्यू डिलिजेंस में पढ़ी हैं। ठीक है, उनको भी इन्वायरमेंटल, एक फैक्ट्री को इन्वायरमेंट लॉज से भी कंप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इन्होंने इन्वायरमेंट लॉज का ब्रीच किया, इन्वायरमेंट लॉज से ये प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किए। तो अब जब कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल हुआ, मिस्टर पॉन्ड ने बोला कि मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं हूँ। ठीक है, मैं ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं हूं तो मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ रहा है क्या आप मिस्टर पॉन्ड की बात से सेटिस्फाइड हो? क्या आप ये बात मानते हो कि हाँ मिस्टर पॉन्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं है? सबसे पहली चीज हम लोगों को क्या करनी थी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमको ये समझनी थी। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट है, अगेन चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या है ऑफिसर इन डिफॉल्ट? भाई अगर कोई बंदा किसी चीज़ का इंचार्ज है, उसके प्रेजेंस में अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। मिस्टर पॉन्ड फैक्ट्री का इंचार्ज था। ठीक है, मिस्टर पॉन्ड के प्रेजेंस में
गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? हम लोगों ने लॉज से कंप्लाई नहीं किया है। तो अब क्या मिस्टर पॉन्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट है? यस, डेफिनेटली मिस्टर पॉन्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। एंड क्या आप मिस्टर पॉन्ड से अग्री करोगे? बहुत लोगों ने हड़बड़ी में आके लिख दिया यस। आपने यस लिखा मतलब आप अग्री कर रहे हो कि मिस्टर पॉन्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट नहीं है। जी नहीं, आपको लिखना था नहीं, नो, हम मिस्टर पॉन्ड की एडवाइस से अग्री नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मिस्टर पॉन्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट हैं। तो यहाँ पे आंसर बहुत लोगों को आ गया। सिली मिस्टेक क्या करी? यस लिख के आ गए, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। क्या था क्वेश्चन? आप अग्री कर रहे हो? नहीं, हम अग्री नहीं कर रहे हैं, मिस्टर पॉन्ड ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। तो जिसने यहाँ पे नो लिखा है उसका आंसर सही है, जिसने यहाँ पे यस लिखा है उसका आंसर गलत है। मैम पूरे मार्क्स कट जाएंगे क्या? जी नहीं, एकदम भी नहीं। प्रोविजंस आपने सही लिखी तो आपको थोड़े मार्क्स तो भी मिलेंगे, ठीक है। पूरे मार्क्स आपके इस क्वेश्चन में नहीं कटेंगे अगर आपने प्रोविजन सही से लिखी है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर राज ओन 50 एकर्स ऑफ लैंड, बहुत बढ़िया। ही अग्रीड टू सेल द लैंड टू मिस्टर श्याम फॉर 5 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ की लैंड भाई कितने में बेच रहे थे भाई? 5 करोड़ में, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटेड अ कन्वेंस फॉर द सेम। कन्वेंस क्या होता है? जिससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है। डिस्पाइट द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस, मिस्टर राज कौन थे? जिनके पास 50 एकड़ की प्रॉपर्टी थी और उन्होंने 5 एकड़ में किसी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी एंड 5 करोड़ में किसी और को बेच दी। नाउ ये इसी प्रॉपर्टी को रोहित को ये इसी प्रॉपर्टी को मिस्टर श्याम को मॉर्टगेज कर देते हैं। मिस्टर राज यही प्रॉपर्टी बाद में 50 करोड़ में मिस्टर रोहित को मॉर्टगेज कर देते हैं। अब आपसे पूछ रहा है भाई, देखो फैक्ट्स एकदम सिंपल है। क्या था? मिस्टर राज की 50 एकड़ की लैंड थी। ओके सॉरी, फैक्ट्स में थोड़ा सा हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया। मिस्टर राज की 50 एकड़ की लैंड थी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी वो 5 करोड़ में किसी को बेच रहे थे, ठीक है। और बेच दिया था उन्होंने, डीड वगैरह साइन कर दी थी उन्होंने, सब बेच दिया था। नेक्स्ट, ये डीड साइन होने के बावजूद उन्होंने ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी किसी और को। नाउ वो आपसे पूछ रहा है क्या ये चीटिंग का केस है? क्या ये चीटिंग का केस है? डेफिनेटली ये चीटिंग का केस है। कैसे एनालाइज करना था? चीटिंग के लिए हम लोगों ने एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन याद करी थी, एक बार देख लेते हैं। क्या था? कोई अगर रॉन्ग इंटेंशन के साथ किसी बंदे को डिसीव करता है मतलब उल्लू बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? मिस्टर राज ने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी, सही इंटेंशन के साथ करी थी क्या? जी नहीं, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिक चुकी थी लेकिन उन्होंने फिर भी यहाँ पे मॉर्टगेज कर दी। क्या किया? उल्लू बनाया गलत इंटेंशन के साथ एंड कन्वेंस कर लिया। कन्वेंस किया क्या? हाँ ऑब्वियसली कन्वेंस कर लिया है, प्रॉपर्टी उसको मॉर्टगेज कर दी है। तो अगर ये इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई होते हैं तो वो चीटिंग का केस है। तो सीधा क्वेश्चन था आपसे, क्या ही इज लायबल फॉर चीटिंग? यस, ही इज लायबल फॉर चीटिंग अंडर सेक्शन 415 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो क्या करना था हम लोगों को? यस, ही इज लायबल फॉर चीटिंग। चीटिंग क्या होता है हम लोगों को डिफाइन करना था, इक्वेशन नहीं लिख के आना था, प्रॉपरली डिफाइन करना था, ठीक है। चीटिंग के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं हम लोगों ने याद करा था। भाई इंग्रेडिएंट्स अलग से याद करने की जरूरत थी क्या? नहीं, डेफिनेशन याद करनी थी, यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्शन एंड पनिशमेंट हम लोगों को लिखना था। तो ये 5 पॉइंट्स हम लोगों को लिखना था। जिन्होंने ये 5 लिखे हैं उनके मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मिस्टर मॉन हैड एम्प्लॉयड रामू। अच्छा, इस केस में क्या हुआ? रामू को एज अ वर्कर एम्प्लॉय किया गया था। रामू ने एक दिन सोचा कि भाई घर में चोरी करनी है, ठीक है। रामू घर में चोरी करने जा ही रहा था कि इतने में लोग आए उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। रामू को गार्ड आया पकड़ने के लिए, रामू वहां से भागा। भागने के चक्कर में उसने मर्डर कर दिया और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो लेके वहां से भाग गया। तो उसने चोरी तो नहीं करी, ऑब्वियसली चोरी करी। चोरी कैसे करी? पहले मर्डर किया, देन चोरी करी एंड भाग गया, ठीक है। तो उसमें इन्होंने पूछा कि investigation was initiated and Ram was caught by the police. Mr. Mon contended that there are two separate crimes, one of murder and other of burglary, and Ramu should be penalized for them separately. Mr. Mon ने क्या बोला कि भाई उसने चोरी करी वो बात अलग है, उसने मर्डर किया ये चीज़ अलग है, दोनों के लिए उसको अलग से पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये बोला। हमसे क्या पूछा? कैन ऑफेंस कमिटेड बाय रामू बी क्लब्ड इनटू अ सिंगल ट्रायल? क्लब हो सकता है क्या? अगेन डायरेक्ट प्रोविजन चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके बारे में कि अगर सेम इवेंट में सारे इवेंट्स एक लाइन से हुए हैं तो हाँ एप्लीकेशन क्लब हो सकती है। मैम एक लाइन से हुए हैं मतलब
एक लाइन से हुए, मतलब जैसे आप इस केस का एग्जाम्पल ले लीजिए, रामू क्या करने आया था, रामू चोरी करने आया था, चोरी करते हुए पकड़ा गया, भागा, मर्डर किया, यहाँ से सामान उठाया, चोरी किया और भाग गया। ये सब चीजें एक साथ हुई हैं, ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हुई है, ठीक है। क्या हुआ, चोरी करने आया था, यहाँ पकड़ा गया, मर्डर किया, सामान उठाया और भाग गया, ये सब चीजें एक साथ हुई हैं। जब सारी चीजें एक साथ होती हैं, एक लाइन में होती हैं, एक इवेंट साथ में होते हैं तीनों, तो उन इवेंट्स को हम लोग क्लब कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर रामू ने यहाँ पे किसी का मर्डर किया एंड कोई तीसरे चौथे घर से चोरी करी होती, तो क्या वो चोरी एंड ये मर्डर कंबाइन हो सकता था, क्लब हो सकता था? जी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक लाइन में नहीं थे। ये सारे इवेंट्स एक लाइन में हुए हैं। कैसे हुए? मर्डर किया, चोरी किया, भाग गया, तो हाँ ये क्लब हो सकता था। तो आंसर वाज यस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था वाला, जिसको आधा भी किसी ने सॉल्व कर लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट में आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया था तो ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या था। HDF लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, वॉज इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है भाई। Over a period, in an attempt to diversify its operation, it borrowed heavily from banks and financial institutions. कोई बात नहीं। The company appointed a merchant banking firm to provide strategic inputs for its business operation. ये सब काम कहानी थी, इन सब पे हमें ज़्यादा ध्यान अगेन नहीं देना था। On the recommendation of the firm, the company created complex group structures and business models. ठीक है। Due to financial mismanagement, अब हम लोगों को कहीं ध्यान देना था तो वो था ये वर्ड पे, due to financial mismanagement and lack of strategic operations, the company started making losses and over a period was not able to repay the loans it had taken. मतलब कंपनी ने काफ़ी सारे लोन्स डिपॉजिट्स लिए, मिसमैनेजमेंट हुआ, इतनी स्ट्रैटेजिकली वो लोग चीज़ें प्लान नहीं कर पाए, अल्टीमेटली कंपनी लोन एंड डिपॉजिट्स वापस नहीं पे कर पाई। तो वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि शेयर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स के पास क्या ऑप्शन है, क्या वो सूट फाइल कर सकते हैं इन सर्कमस्टेंसेस में या नहीं। अब सूट से रिलेटेड अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था हम लोगों ने क्लास एक्शन सूट्स एंड एक पढ़ा था हम लोगों ने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। मैक्सिमम लोगों ने जो गलती करी है वो थी कि उन लोगों ने समझा शेयर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स दोनों कहाँ पे सूट फाइल कर सकते थे, क्लास एक्शन सूट्स। तो उन्होंने क्लास एक्शन सूट्स आंसर समझ के लिखा है कि येस मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर्स एंड डिपॉजिटर्स कैन फाइल अ सूट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो लोग मिस कर गए वॉज फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। यहाँ पे बात ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की कर रहा था। कोई फ्रॉड हुआ था क्या? जी नहीं। कोई मिस एप्रोप्रिएशन हुआ था क्या? जी नहीं। तो क्लास एक्शन सूट नहीं था, दिस वॉज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। एंड अगर आपको याद हो 241 ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कौन सूट फाइल कर सकता है, शेयर होल्डर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के हिसाब से हम लोगों ने देखें तो शेयर होल्डर्स क्या सूट फाइल कर सकते हैं? यस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 241। यही खत्म कर देना था क्या? जी नहीं। आप मार्क्स देख रहे हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्या लिखना था? ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है, कैसे दिस केस फॉल्स अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। नेक्स्ट सेक्शन 241 के हिसाब से ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केसेस में मेंबर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सूट फाइल कर सकते हैं। यहीं तक सीमित था क्या? जी नहीं। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन था 244। 244 में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? लिमिट्स। सारे मेंबर्स उठ के आ सकते हैं क्या? जी नहीं। कुछ लिमिट्स पढ़ी थी हम लोगों ने, हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये हम लोगों को लिखना था फर्स्ट पार्ट में। तो उस पार्ट के हिसाब से हम लोग देखें तो डिपॉजिटर्स फाइल नहीं कर सकते। लेकिन एक और कैच था यहाँ पे, कैच वॉज डिपॉजिट्स रेज तो करे थे लेकिन कंपनी ने वो डिपॉजिट्स पे नहीं करे। तो डिपॉजिट्स के लिए जो अलग से सेक्शंस है, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये सेक्शंस डायरेक्टली बोलते हैं कि अगर डिपॉजिट्स रेज किए हैं, डिपॉजिट्स रीपे नहीं कर पाए, तो ये डिपॉजिटर सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन किस सेक्शन के अंडर? 73 एंड 76। तो पहली गलती लोगों ने करी इसको क्लास एक्शन सूट समझ के। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा था कि शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स फाइल कर सकते हैं, बच्चों ने लिखा यस 245 क्लास एक्शन सूट के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास एक्शन सूट का केस नहीं था, दिस वॉज मिसमैनेजमेंट। तो हमारा आंसर का फॉर्मेट क्या होना था? सबसे पहले ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट क्या होता है, क्या ये केस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर आता है? 241 में कौन कौन फाइल कर सकता है? मेंबर्स। तो 241 के हिसाब से डिपॉजिटर्स तो यहाँ सूट फाइल नहीं कर सकते थे।
245 244 में वो लिमिट्स। देन हम लोग को लिखना था 73 एंड 76 के हिसाब से कंपनी ने डिपॉजिटर्स से डिपॉजिट्स लिए थे, ये डिपॉजिट्स वो पे बैक करने में नहीं कर पाए, उनसे मिस्टेक हुई, मिसमैनेजमेंट हुआ, तो डिपॉजिटर्स 73 एंड 76 के अंदर सूट फाइल कर सकते थे। लेकिन अगर हम बात करो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की तो नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आधा एटलीस्ट ऑपरेशन तक लोगों ने ये क्रैक कर लिया। जो डिपॉजिट्स तक नहीं भी क्रैक कर पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। आधा क्वेश्चन भी जिन्होंने क्रैक कर लिया उनको भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, 8 मार्क्स के लिए आप इससे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे। क्या पूछा था इसमें कि कंपनी सेक्रेटरी को क्या प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं। याद हो तो रेगुलेटरी एक्शन में चैप्टर नंबर 3 एक चीज हम लोगों ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ी थी, वो था कि कंपनी सेक्रेटरी को क्या चीजें पहले से प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं। मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, काफी 1.5 पेज का पूरा नोट्स में हम लोगों ने लिखा हुआ था। जैसा का तैसा क्वेश्चन उठा के इन्होंने पूछ लिया, तो 8 मार्क्स के लिए आप इससे बेटर तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इन टोटल अगर हम लोग देखें ये 16 मार्क्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये 16 मार्क्स ये पेपर में हम आराम से खींच सकते थे। क्यों? क्योंकि ये 8 मार्क्स तो हमारे हाथ के थे, कहीं पे भी नहीं गए। यहाँ पे भी अगर आप देखें डिपॉजिटर्स वाली जितनों ने गलती करी है कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट तक भी क्रैक कर लिया, थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड पेपर में था, तो आप ये क्वेश्चन में भी स्कोर कर लोगे। तो अगर हम इन टोटल देखें 16 मार्क्स के लिए आप इससे बेटर क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं था। इसमें जो थोड़ा सा ट्रिक था वो किसी ने भी अगर क्रैक किया है आप आराम से यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे गेम चेंजर होते हैं 16 मार्क्स, एंड ये हमारा गेम डेफिनेटली पेपर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन एकदम हल हुआ था भाई, सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। एंड जो क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में टेस्ट में एम्फेसाइज करके अगेन एंड अगेन डिस्कस करके ये चीज समझी कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए। ठीक है, कौन से? सबसे पहले एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क इज अ की एलिमेंट ऑफ अवॉइडिंग और मिटिगेटिंग रिस्क। कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 6। नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ था एंटिसिपेटिंग फ्यूचर रिस्क, उठा के जैसा का तैसा वापस अगेन लिखना था। ठीक है, कुछ घुमाऊ क्वेश्चन नहीं था। Companies Act 2013 is a mixture of both civil law as well as criminal law. Definitely chapter number 4 की फर्स्ट लाइन यही पढ़ी थी हम लोगों ने, क्या कि कंपनीज एक्ट सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है। क्या पढ़ा था? सिविल लॉ भी है क्योंकि डिफॉल्ट्स हैं, क्रिमिनल लॉ भी है क्योंकि ऑफेंस है, तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों का मिक्सचर है। लेकिन वो ज्यादा क्रिमिनल लॉ है क्योंकि इसमें सिर्फ 16 डिफॉल्ट्स हैं, बाकी सारे ऑफेंसेस हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 स्टार्ट करते ही साथ सबसे पहली लाइन आप नोट्स खोल के देखना, सबसे पहली लाइन ये ही लिखी हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 इज अ सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो जिन्होंने नोट्स अच्छे से रीड किए थे कोई इशू ही नहीं है, जैसा का तैसा उठा के लिखना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 मार्क्स तो आपके यहीं पे थे। Then errors and omissions insurance is a special type of coverage. क्या पूछ रहा था यहाँ पे? Why should professional opt for such an insurance? क्या लिखना था भाई? Professional liability insurance, professional liability insurance and indemnity insurance. ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ घुमाया हुआ था क्या? नहीं, डायरेक्टली पूछा आपसे कि प्रोफेशनल्स को ये इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं। डेफिनेटली लेना चाहिए। सिर्फ इतना सा आंसर लिखना था क्या? नहीं, क्या करना था? प्रोफेशनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस, प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस अच्छे से एक्सप्लेन करके आना था। दैट्स इट। ठीक है, तो ये 4 नंबर भी आपके कहीं पे भी नहीं गए। लास्ट ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया होगा बच्चों को तो प्यार हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स तो हम लोगों ने अच्छे से रटे थे, क्वालिफिकेशंस के पॉइंट्स हम लोगों ने अच्छे से रटे थे कि भाई रिटायर्ड जज होना चाहिए, लीगल एडवाइजर होना चाहिए, सारे वो पॉइंट्स हम लोगों ने रट के रखे थे। तो ये जो 4 मार्क्स तो कहीं पे भी नहीं गए। ठीक है, सो इन टोटल देखिए हम लोग 6 क्वेश्चन में लोगों ने अच्छे से स्कोर कर लेना चाहिए। ये वाले में भी 8 मार्क्स आपके हैं, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं गए। हाँ जी, ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 5th का ए, तो जी हाँ यहाँ थोड़ी गलती हो सकती है, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे भी अगर आपने थोड़ा सा भी क्रैक कर लिया है
तो हम वहाँ पे भी स्कोर कर लेंगे, ठीक है। सो वो जो 16 मार्क्स हमारे गेम चेंजर होते हैं, उन्होंने हमारा गेम चेंज किया है, हम लोग आराम से वहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। जिसका पूरा भी वो क्वेश्चन गलत हुआ हो, नो प्रॉब्लम, ये 8 मार्क्स तो भी आपके पास है, ये वाला क्वेश्चन का 8 मार्क्स तो भी आपके पास है, ठीक है। सो इन टोटल अगर हम लोग ये लेक्चर को, ये सेशन को कंक्लूड करें तो आप देखेंगे कि भाई ये 100 मार्क्स के पेपर में सिर्फ वो 4 मार्क्स, कौन सा 4 मार्क्स, कंट्रीब्यूशन वाला, है ना, सिर्फ वो कंट्रीब्यूशन वाला एक था जो हमें नहीं आता था। ड्यू डिलिजेंस वाला क्वेश्चन भी आई वुड नॉट से कि आपको नहीं आता था, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस का पेपर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा, सो ड्यू डिलिजेंस हमारा कवर्ड था, तो वही उठा के वहाँ लिखना था। वो आउट ऑफ सिलेबस आरसीडी में नहीं था, ओके एक्सेप्टेड, लेकिन ड्यू डिलिजेंस में जैसा का तैसा हम छाप सकते थे, ठीक है। सो वो उसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये 4 मार्क्स का हम मान सकते हैं कि हमने गलत किया है, तो 96 मार्क्स का आपने पेपर सॉल्व करना होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस पेपर में 60 अबव स्कोर करना वॉज वेरी इजी। नोट्स से सब कुछ डायरेक्टली आया था, कुछ भी इधर उधर से नहीं आया है, थोड़ा सा कंसेप्ट में हम लोग को दिमाग लगाना था। तो एज आई सेड, आरसीडी सॉल्व करने के 2 ही ट्रिक होते हैं भाई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड सब्जेक्ट पे कमांड, ठीक है। जितने लोगों को ये ट्रिक समझ में आई, आई रियली होप दैट योर पेपर वाज गुड एंड आप इसमें आराम से 60 अबव स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फॉर नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच।